हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं बायो अमन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का बायो अमन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन का नेक्स्ट पार्ट। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने देखा सूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस क्या होता है, देखा ना। कोशिका चक्र के बारे में हमने देखा। तो फिर अब इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी टॉपिक, जो भी डाउट आपके मन में है, आप उस डाउट को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा कि आप लोग डाउट दोगे नीचे, है ना, और मैं उनका जवाब आप लोगों को दे पाऊंगा। टॉपिक है हमारा कोशिका चक्र। कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल। थोड़ा नीट लेवल भी कवर करेंगे। 11th बायोलॉजी तो आपकी ये है ना। कल हमने क्या देखा है, हम कैसे बना देते हैं गोला गोला, समझा देते हैं उसी में। ये देखिए, ये तो गोला है ही नहीं। ये देखिए, है ना, मान लेते हैं भैया, ठीक है। इसका सेंटर मान लेते हैं, ये हम्म ये और ये, ठीक है। हमने इसको बोला G1 फेज, इसको हमने बोला यस फेज, और इसको हमने बोला G2 फेज। ये एक हमारे पास थी कोशिका, सेल थी। बिल्कुल सिंपल है समझना। देखो, दो वैज्ञानिक हैं, एक है हॉलैंड और एक है पेले। तो बात है 1953 की, है ना। हॉलैंड और पेले नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कोशिका चक्र की विभिन्न प्रवस्थाओं के बारे में बताया, है ना। कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं होती हैं, दो मूल प्रवस्थाएं होती हैं, पहला दूसरा। पहला जिसको बोलते हैं अंतरावस्था, है ना, जिसको अपन लोग बोलते हैं इंटरफेज, और दूसरे को बोलते हैं यम फेज यानी कि यम प्रवस्था, है ना। यम प्रवस्था को हम लोग बोलते हैं सूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? सूत्री विभाजन। अब हम लोगों ने देखा है कि अंतरा प्रवस्था के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, समझना। पहला होता है आपका G1 फेज, दूसरा होता है यस फेज, और तीसरा होता है G2 फेज, है ना। तो इस अंतरा प्रवस्था में क्या होता है, देखो, हॉलैंड और पेले नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कब, 1953 ईस्वी में कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाओं के बारे में हॉलैंड और पेले ने बताया कि भैया दो ही अवस्था होती हैं। अब इन्होंने बताया कि ये जो अवस्थाएं हैं, है ना, इनका टाइम पीरियड भी बताया। इन्होंने बताया कि 10 से 30 घंटे के समय अंतराल में कोशिका जो है चक्र कंप्लीट हो जाता है, एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है 10 से 30 घंटे के अंतराल में, है ना। अब देखो, अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि अंतरावस्था क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। एक छोटी सी सेल थी, अब वो इंटरफेज में घुसी, छोटी सी सेल। इंटरफेज यानी कि अंतरा प्रवस्था को अपन लोग, इंटरफेज को अपन लोग याद रखना, इसको छोटा सा पॉइंट डाल के लिख लेना, इसको ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रोथ फेज के नाम से। तो अंतरा प्रवस्था के तीन भाग हैं, G1, S और G2। अंतः प्रवस्था में क्या करती है कोशिका? सिर्फ और सिर्फ वृद्धि करती है। क्या करती है? कोशिका वृद्धि करती है। उसका जो केंद्रक था वो बड़ा होता है ना, केंद्रक भी वृद्धि करता है। मैंने कल आपको केंद्रक के बारे में अच्छे से समझाया ना। ये कोशिका है, ये केंद्रक है। अभी ये केंद्रक ये कोशिका को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब कोशिका वृद्धि की तो केंद्रक दो बन गए, है ना। फिर साइटोकाइनेसिस हो गया, दो कोशिकाएं बन गई।
है ना। बताइए, कल की चीजें मैंने आपको समझाया, कल समझ में आया कि नहीं, बताइए, आया ना। चलो देखो अब देखते हैं। तो यहां पर एक फेज और होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और G0 फेज, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवीजन करती ही नहीं है ना। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवीजन करती ही नहीं है। अगर प्लांट के अंदर देखा जाए तो वो मेच्योर सीव ट्यूब सेल, कौन सी, मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स, ये क्या करती हैं, ये कभी भी डिवीजन नहीं करती हैं, ये कभी भी विभाजन करती ही नहीं है। कौन, मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स और वेसल सेल, है ना, वेसल्स सेल, ये कभी भी डिवीजन नहीं करती हैं प्लांट्स के अंदर। और अगर एनिमल के अंदर देखा जाए, एनिमल के अंदर, तो याद रखना एनिमल के अंदर हर्ट सेल होती हैं। कौन सी सेल, हार्ट सेल एंड आपकी नर्वस सेल्स, ये डिवीजन नहीं करती हैं, है ना। क्या करती हैं, ये डिवीजन नहीं करती हैं। और आपकी हो गया मेच्योर आरबीसी। क्यों डिवीजन नहीं करती हैं, डिवीजन करने के इनके दो रीजन हो सकते हैं, दो, या तो ये कोशिकाएं किसी विशेष कार्य के लिए बनी हो, है ना, कोई ये विशेष कार्य कर रही हो, या फिर ये विदाउट न्यूक्लियस हो, विदाउट न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस हो ही ना। तो मेरे को एक बात बताओ, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि विदाउट न्यूक्लियस सेल कौन सी होती है, वहां पर मेच्योर आरबीसी का ऑप्शन दिया था, मेच्योर आरबीसी का। तो मेच्योर आरबीसी क्या होती है, विदाउट न्यूक्लियस होती है, इसके पास कोई भी न्यूक्लियस यानी कि कोई भी केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए प्लांट के अंदर कौन सी ऐसी सेल हैं जो लगातार विभाजन करती हैं, है ना, वो ऑलवेज डिवीजन करती रहती, कौन सी सेल हैं, तो वो है मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सी, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये प्लांट के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये ऑलवेज डिवीजन यानी कि ऑलवेज लगातार विभाजन करती रहती हैं, ठीक है। इसको अपन लोग कैम्बियम सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम्बियम सेल। तो कुछ प्लांट यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लगातार विभाजित होते रहते, लगातार बड़े होते, पौधे की कोशिकाएं लगातार बड़ी होती रहती है। जो कोशिकाएं विभाजित करती रहती लगातार, वो ऊपर पाई जाती है, जो शीर्षस्थ भाग में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको बोलते हैं जो है आपकी विभेज्योतकी ऊतक। कौन सी, विभेज्योतकी ऊतक बोलते हैं, जो शीर्षस्थ भाग में पाई जाती है, जो लगातार ग्रोथ करती रहती है, ठीक है। इतना समझ में आया, बताइए, इतना समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि अंतरा अवस्था का जो पहला है G1 फेज के बारे में, ठीक है। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लिए। चलिए अभी हमने देखा, देखो यहां पे सूत्री विभाजन में क्या होता है, मैंने आपको दो टर्म पिछली क्लास में समझाया था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो देखिए यहां पे चार फेज होते हैं, एक, दो, तीन, चार, है ना। ये जो यम फेज होता है, सूत्री विभाजन होता है, ये होता है केंद्रक का विभाजन करना, ठीक है। इस सूत्री विभाजन में चार फेज आते हैं, कौन कौन से, याद रखना, लिख लो इधर लिखना चाहो तो, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। क्या है, टीलोफेज, है ना। कोशिका यहां से वृद्धि की, कोशिका यहां पे बड़ी हो गई, है ना। अभी केंद्रक का विभाजन नहीं हुआ, यहां पे केंद्रक का विभाजन नहीं हो, तो सिर्फ कोशिका वृद्धि की है और बड़ी हो गई है। फिर इसके बाद यहां तक जो घटना चलेगी वो चलती है केंद्रक का विभाजन, जिसको बोलते हैं
विभाजन, ठीक है, केंद्रक का विभाजन। तो यहां पर जो कोशिका बन के आएगी उसके पास डुअल केंद्रक रहेंगे, है ना, दो केंद्रक रहेंगे। अब समझते हैं इस अंतरा प्रवस्था में जीवन फेज में होता क्या क्या है ना। सबसे पहले हम लोग इंटरफेज को समझते हैं, है ना, इंटरफेज को। अब देखिए, अब इसमें आप लोगों को मैं बोलूंगा तो आप लोग इन सभी पॉइंट को, जितने भी पॉइंट मैं आपको बोलूंगा उन सभी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। पहला लिखिए कि यह सबसे लंबी प्रवस्था होती है। इंटरफेज आपकी सबसे लंबी प्रवस्था होती है, ठीक है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि भैया इतना समय ले रही है ना। इंटरफेज में भी जो जीवन फेज होती है वो सबसे लंबी प्रवस्था होती है। अभी सिर्फ इंटरफेज के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। यह कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। इस अवस्था में लिखिए कि इंटरफेज यानी कि अंतरह अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। किसके लिए? तो कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखिए कि कोशिका वृद्धि तथा डीएनए प्रतिकृति होता है इंटरफेज में, यानी कि इस प्रवस्था में कोशिका वृद्धि तथा डीएनए प्रतिकृति होता है, ठीक है। लिखिए इसमें कि इंटरफेज में डीएनए की मात्रा दोगुना हो जाती है। लिखिए इंटरफेज में डीएनए की मात्रा दोगुना हो जाती है, यानी कि अगर 2C डीएनए है तो डीएनए 4C हो जाएगा, है ना। मानते हैं यदि 2C डीएनए है तो डीएनए की मात्रा दोगुनी यानी कि 4C हो जाएगा, है ना। फिर आगे लिखिए गुणसूत्र लंबे तथा महीन होते हैं और क्रोमैटिन जाल बना लेते हैं। अंतरह अवस्था में ही ये जो गुणसूत्र थे इस कोशिका के, इस केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र थे वो लंबे तथा महीन हो जाते हैं और क्रोमैटिन जाल बना लेते हैं। फिर लिखिए केंद्रक व कोशिका द्रव्य में संश्लेषी व उपापचयी क्रियाएं चरम सीमा पर रहती हैं। इसी अवस्था में, वृद्धि की अवस्था में, जो केंद्रक है, ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो अपने चरम सीमा पर रहती हैं। पॉइंट है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि उन सभी आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करती, यानी कि कोशिकाएं उन सभी, लिखिए कि कोशिकाएं इस प्रवस्था में उन सभी आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करती है जिनकी कोशिका विभाजन के समय आवश्यकता होती है। केंद्रक विभाजन लिख दिया है ना। हाँ, केंद्रक विभाजन तो होता ही है। जिनकी कोशिका विभाजन के समय आवश्यकता होती है। कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है? इससे जीव की वृद्धि होती है, जीव का विकास होता है ना। बताइए, ठीक है। तो ये थी इंटरफेस के पॉइंट खत्म। अब लिख लीजिए कि इंटरफेस को मुख्य 3 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी प्रवस्थाओं में? 3। तो इंटरफेस को कितनी प्रवस्थाओं में बांटा गया है? 3 प्रवस्थाओं में। कौन कौन सी? G1 S G2। पहला लिखिए जीवन उपावस्था, है ना, जीवन उपावस्था, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक वृद्धि काल। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वृद्धि काल। अब इसमें देखो, इसमें पूरी चीजें समझने वाली हैं, बस आपको समझना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं जीवन सबस्टेज और पोस्ट माइटोटिक फेज, है ना। क्या बोलते हैं? पोस्ट माइटोटिक फेज, है ना। जीवन सब स्टेज, ठीक है। जीवन सब स्टेज और पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। इस प्रवस्था में क्या होता है, इस जीवन फेज में होता क्या क्या है, अब हम ये समझेंगे। अपने दिमाग को, अपने कान को खोल करके रखना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब भी देते रहना, ठीक है। लिखिए इस अवस्था में 30 से 50% का समय लगता है ना। पूरे कोशिका विभाजन का, पूरे विभाजन का 30 से 50% का समय लगता है ना। अगर घंटे में बात की जाए तो लगभग 10 से 11 घंटे का समय लगता है
है ना, इस प्रवस्था में। यानी कि सबसे ज्यादा समय जीवन फेज में ही लगता है और सबसे कम समय G2 फेज में लगता है। इंटरफेज में सबसे कम समय G2 फेज में, है ना। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है। इस अवस्था में डीएनए के निर्माण हेतु आवश्यक एंजाइम, समझना, डीएनए के निर्माण हेतु आवश्यक एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए, है ना, प्रोटीन्स और एंजाइम, इन सभी का क्या होता है, संश्लेषण होता है ना। संश्लेषण होता है इस फेज में। डीएनए दो डीएनए हो नहीं जाते हैं, सिर्फ संश्लेषण हो रहा होता है इस फेज में। याद रखना, समझना पॉइंट है ना, लिखना कि इस अवस्था में डीएनए के निर्माण हेतु आवश्यक एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए, प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर लिखिए, कोशिकाएं लगातार वृद्धि करती हैं लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इस अवस्था में कोशिका, पॉइंट वाला बात, कोशिका लगातार वृद्धि करती है लेकिन 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 स्टॉप, पेन को स्टॉप करो, लेकिन डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। क्या होता है, तो डीएनए का द्विगुणन मेरे चाचा नहीं होता है। याद रखना, डीएनए का द्विगुणन किस में होता है, एस फेज में होता है। अब देखना, जीवन फेज में संश्लेषित प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए जीवन फेज में जो सिंथेसिस प्रोटीन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट करके नोट कर लो कि जीवन फेज में संश्लेषित प्रोटीन 3 प्रकार की होती। पहला, रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन जिसको बोलते हैं नियंत्रक प्रोटीन। क्या है, नियंत्रक प्रोटीन। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए का संश्लेषण करता है ना। फिर तीसरा है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या है तीसरा, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ये 3 प्रोटीन है, रेगुलेटरी, डीएनए पॉलीमरेज और आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। बताइए, ये है आपका जीवन फेज। क्या है, जीवन फेज। अब जीवन फेज में इतनी चीजें हो गई, डीएनए का द्विगुणन नहीं हुआ। अब डीएनए का द्विगुणन होगा एस फेज में, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज, ठीक है। बताइए, मिटा दें इसको, मिटाएं, चलिए साइड हटता हूं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जीवन उपावस्था, पूरी हेडिंग डाल के लिखना अच्छे से। चलिए, दूसरा पॉइंट है आपका एस उपावस्था, एस उपावस्था, या इसको रेड पेन से लिख देता हूं, है ना। डीएनए संश्लेषण की अवधि, बस पॉइंट ही पॉइंट लिखो, जितने पॉइंट बन जाएं, है ना। एस फेज और पीरियड ऑफ डीएनए सिंथेसिस, है ना। एस सब स्टेज और पीरियड ऑफ डीएनए सिंथेसिस, है ना। अब देखिए, इस डीएनए सिंथेसिस यानी कि एस फेज में क्या होता है, दूसरी अवस्था में हम लोग उतर आए हैं। अब दूसरी अवस्था में यस फेज में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये डीएनए संश्लेषण की अवधि का। डीएनए संश्लेषण की अवधि यानी कि इसमें डीएनए क्या होता है, डुअल होता है ना। यदि इस कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, याद रखना 46 गुणसूत्र हैं, तो गुणसूत्र तो 46 ही रहेंगे। क्या बोला मैंने, गुणसूत्र 46 ही रहेंगे, लेकिन वो गुणसूत्र बड़े हो जाएंगे। और जैसे 46 गुणसूत्र इतने थे तो रेप्लिकेट करके 46 गुणसूत्र इतने हो गए, है ना। तो आधा इस केंद्रक में चला गया, आधा इस केंद्रक में। गुणसूत्र नहीं ज्यादा हुए कि 46 गुणसूत्र थे, 46 + 46, है ना, 46 + 46 गुणसूत्र हो गए, नहीं,
गुणसूत्र ज्यादा हुए ही नहीं। ठीक है, याद रखना, आपका गुणसूत्र बराबर थे, बस डीएनए बढ़ गया। 46 गुणसूत्र अभी इतने में थे, अब इतने में आ गए, है ना, आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया। ठीक है, याद आया। चलिए, इस अवस्था में 30 से 40% यानी कि डीएनए जो है कोशिका विभाजन का पूरा 30 से 40% का समय लगता है। और अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इस उपावस्था में यानी कि डीएनए संश्लेषण की अवधि में इस कोशिका अवस्था की पूरे कोशिका विभाजन का 30 से 40% का समय लगता है, यानी कि 6 से 8 घंटे का। पूरा कितना टाइम लगता है? 10 से 30 घंटे का समय लगता है ना, लगभग में टाइम आपका बताया जाता है। चलिए, डीएनए का निर्माण तथा प्रतिकृति होता है इसी अवस्था में, है ना। लिखिए कि यस उपावस्था में डीएनए का निर्माण तथा प्रतिकृति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, डीएनए का निर्माण तथा प्रतिकृति होता है। फिर इसके बाद लिखिए हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। लिखिए इंटरफेज की इस उपावस्था में हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सेल वाला चैप्टर पढ़ो, कोशिका वाला, है ना। प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियो चेक करो। कहां पर? प्लेलिस्ट पर सब वीडियो आपको मिल जाएगा, सब पता चल जाएगा, है ना। देखो, केंद्रक छोटा सा था, केंद्रक बड़ा सा हो गया, है ना। इसके अंदर डीएनए की मात्रा अधिक हो गई, क्रोमैटिन अधिक हो गया। फिर लिखिए डीएनए की मात्रा दोगुणित हो जाती है। ये पॉइंट है, मेन पॉइंट लिखना, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, लेकिन गुणसूत्र समान रहते हैं, लेकिन गुणसूत्र समान होते हैं। जितने हैं कोशिका में गुणसूत्र उतने ही होते हैं। या फिर लिख लीजिए लेकिन गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी पॉइंट, ये भी लिख सकते हैं कि गुणसूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिख लीजिए कि क्रोमैटिन की मात्रा बढ़ने के कारण केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्रोमैटिन की मात्रा बढ़ने के कारण केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है ना। अब देखो, इसके अंदर क्रोमैटिन की मात्रा बढ़ रही है इस कोशिका केंद्रक के अंदर। जब केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन बढ़ रहा, तो क्या हुआ? इस केंद्रक का आकार बड़ा हो गया। अब जब केंद्रक का आकार बड़ा हुआ तो अब होगा केंद्रक का विभाजन। केंद्रक के विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब देखिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा है कि एनिमल सेल में एक सेंट्रोमियर पाया जाता है ना, जिसको बोलते हैं तारक केंद्र, है ना। एनिमल सेल में एक सेंट्रोमियर पाया जाता है जिसको तारक केंद्र बोलते हैं, है ना। इसी यस फेज में, है ना, इसी यस उपावस्था में ही वो तारक केंद्र दोगुना हो जाता है। एक तारक केंद्र होता है ना, एक तारक केंद्र था, लेकिन इसमें 2 तारक केंद्र हो गए, एक ये, है ना। कौन सी प्रवस्था में? तो इसी यस प्रवस्था में ही तारक केंद्र डुअल हो जाता है। क्या हो जाता है? डुअल। अब एस फेज हो गया। अब एस फेज के बाद आया G2 फेज। अब देखते हैं G2 फेज। मिटा दें इसको, चलिए साइड रखता हूं, लिख लीजिए, मिटा देते हैं हम। G2 उपावस्था
व, ये आपका तीसरा पॉइंट है, ठीक है। G2 उपावस्था व द्वितीय वर्धन काल क्या है? तो है द्वितीय वर्धन काल, यानी कि G2 सबस्टेज या फिर G2 फेज और प्री माइटोटिक फेज, है ना। G2 सबस्टेज और प्री माइटोटिक फेज, है ना। इस G2 फेज में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट लिख लेना, G2 फेज में सबसे कम समय लगता है ना। कोशिका विभाजन की कुल अवधि का लगभग 10 से 20% का समय लगता है ना। किसका? तो कुल अवधि का, कोशिका विभाजन की कुल अवधि का लगभग 10 से 20% का समय G2 फेज में लगता है। स्तनधारियों में लगभग 4 घंटे का समय लगता है सिर्फ और सिर्फ G2 फेज। 4 घंटे का, बहुत कम समय लगता है G2 फेज में, है ना। G2 फेज में इतने घंटे का समय लगता है, 4 घंटे का, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस G2 फेज में केंद्रक का विभाजन नहीं होता है। याद रखना, इस G2 फेज में केंद्रक का विभाजन नहीं होता है। कोशिका केंद्रक विभाजन के लिए जो भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं उसको तैयार कर लेती है, जिसके बाद विभाजन होता है। इसके बाद ही तो केंद्रक का विभाजन हो रहा है। बताओ, इसके बाद ही हो रहा है ना, इस G2 फेज में तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना? बताओ मेरे से, बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, बोलो। इस उपावस्था में विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण होता है ना। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक विभाजन के लिए आवश्यक एंजाइम व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें केंद्रक विभाजन के लिए आवश्यक एंजाइम व प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। और क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कोशिका भी बड़ी हुई, कोशिका छोटी थी, कोशिका बड़ी हुई, तो इसमें क्या होता है? नए कोशिकांग का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें न्यू सेल ऑर्गेनल्स का निर्माण होता है। क्या होता है कि इसमें नए कोशिका अंग का भी निर्माण होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोशिका अंग होते हैं वो दोगुने हो जाते हैं। साथ ही डीएनए की मात्रा सामान्य कायिक कोशिकाओं की तुलना में दोगुनी हो जाती है। इस अवस्था में क्या होती है? डीएनए की मात्रा सामान्य कायिक कोशिकाओं की तुलना में दोगुनी हो जाती है। यह था आपका G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब अपन लोग आ गए हैं लास्ट फेज में, जिसको बोलते हैं G0 फेज, यानी कि शांत उपावस्था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं बस, फिर खत्म हो जाएगा, है ना। G0 फेज यानी कि शांत उपावस्था। देखिए, इस G0 फेज में क्या होता है? यहीं पर होता है G0 फेज, है ना। ये अंतरा अवस्था का अंतिम चरण होता है, याद रखना। कौन होता है? तो ये अंतरावस्था का अंतिम चरण होता है। या दिखाइए, नीचे का दिख रहा है कि नहीं? नीचे का दिख रहा है ना? बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, समझ आ रहा है? नीचे का दिख रहा है कि नहीं? एक बार मैं देख लूं अच्छे से, फिर मैं कन्फर्म आगे चलता हूं। या दिख रहा है, ओके, है ना। इसको इनएक्टिव फेज या फिर क्वाइसेंट फेज भी बोलते हैं, क्वाइसेंट फेज, है ना। ये अंतरा अवस्था का अंतिम चरण, ये अभी हम लोग कौन सा अवस्था पढ़ रहे थे? अंतरा अवस्था पढ़ रहे थे, ठीक है। तो G0 जो फेज होता है वो अंतरा अवस्था का अंतिम चरण होता है, यानी कि इसमें सेल्स आर नॉट एक्टिवली प्रिपेयरिंग टू डिवाइड, है ना। ये सेल्स डिवाइड के लिए एक्टिवली प्रिपेयर नहीं होती हैं, है ना। ये प्रिपेयर नहीं करती हैं, डिवाइड नहीं होती हैं। तो फिर होता क्या है इसमें? तो इसमें ये कोशिकाएं G1 अवस्था से निकलकर सीधे G0 अवस्था में आ जाती हैं।
ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जीवन अवस्था में ग्रोथ करती हैं, सीधे निकलकर जीवन अवस्था से सीधे G0 अवस्था में आ जाती हैं। कहां पर, G0 अवस्था में। लेकिन याद रखना, इन कोशिकाओं में उपापचयी रूप से ये कोशिकाएं सक्रिय तो होती हैं, है ना, कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, लेकिन विभाजन नहीं होता है ना। लेकिन जो सेल डिवीजन होता है वो नहीं होता है, ठीक है। कोशिकाएं तो सक्रिय होंगी, उनकी जो उपापचयी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होंगी, मेटाबॉलिक रूप से वो एक्टिव होंगी, लेकिन उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा कि लगातार डिवाइड करती जाएं, लगातार डिवाइड करती जाएं, है ना। जैसे हमारी नर्वस सेल है ना, नर्वस सेल, तंत्रिका कोशिका, हार्ट की सेल, है ना, क्या हो गया, फर्स्ट नर्वस सेल, दूसरा हार्ट की सेल, तीसरा आपकी नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विभाजन नहीं कर सकती हैं, और इनका विभाजन आवश्यकता अनुसार ही होता है। क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं होती, क्वेसेंट फेज में जो सेल्स चली जाती हैं, उनका विभाजन आवश्यकता अनुसार ही होता है, अपने मन से उनका विभाजन शुरू नहीं हो जाता है, ये याद रखना। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अंतरा अवस्था यानी कि इंटरफेज। अब इंटरफेज के बाद कोशिका बड़ी हो गई, डीएनए भी बड़ा हो गया, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद कोशिका इंटर करेगी किस पर, वो इंटर करेगी यम फेज में, ठीक है। यम फेज में इंटर करेगी, यानी कि सूत्री विभाजन में इंटर करेगी, जिसमें केंद्रक का विभाजन होगा। फिर केंद्रक के विभाजन के बाद होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस। क्या होता है भैया, साइटोकाइनेसिस। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, जो है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास, अपने जो है प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दोस्तों, मित्र, सहेलियों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।